लंबी छुट्टियां बिताने के बाद बच्चों आपका क्लास में हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना महामारी के समय में आप घर में हैं, स्कूल का काम भी आपका वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहा है और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं मुझे विश्वास भी है कि आपको जो होमवर्क दिया गया था आपने उसे अच्छी तरह से कर लिया होगा और याद भी किया होगा। होमवर्क का मतलब होता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो चुका है उसको दोबारा से कंठस्थ करना। आप लंबी छुट्टियां बिताने के बाद आज कक्षा में आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको हिंदी के अंदर हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर हिंदी विषय जो है उसके अंदर एक उप विषय है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ये एक विशेष पुस्तक लगी हुई है आपके पास, अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपकी नोटबुक है, वो नोट्स है आपका, उसके पीछे वाली साइड में दिया हुआ है, आप वहाँ पर देखिए और उसमें आपको वहाँ पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा लेखन, जो लेखन होता है वो उसके बारे में दर्शाया गया है। सबसे पहले यहाँ विभिन्न माध्यमों के लेखन क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर सबसे पहले है जनसंचार। जनसंचार दो शब्दों के योग से बना है, एक जन और प्लस संचार। आप जानते हैं जन मीन्स जनता और संचार मीन्स फैलाना, यानी कि समाचारों को जनता तक, जन तक फैलाना, उसे हम जनसंचार कहते हैं, जिसका हिंदी पर्यायवाची भी और उसे हम मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब मास कम्युनिकेशन, जो हमारे समाचार होते हैं, जो हमारी खबरें होती हैं, वो जनता तक पहुंचाना जनसंचार का कार्य है। जनसंचार किसे कहते हैं? अभी हमने कहा दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक अपनी बात को पहुंचाना या जन तक खबरों का पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। इसका मूल काल्पनिक अर्थ भावों तथा विचारों का सामूहिक आदान प्रदान करना होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे जनसंचार की संज्ञा दी जाती है। कहने का भाव ये भी है कि श्रोताओं, पाठकों व दर्शकों की सीमा बहुत व्यापक होती है। इसके श्रोताओं, पाठकों व दर्शकों का गठन भी मिला जुला होता है। इसमें गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष आदि हर प्रकार के इंसान होते हैं। जनसंचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अंतर व्यक्तित्व का समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। संचार एवं जनसंचार का एक प्रमुख अंतर यह भी है कि जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता का कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्राप्तकर्ता अर्थात पाठक, श्रोता व दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के लिए पहचाना जाता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। यथा रेडियो पर समाचार पढ़ने वाले को हम समाचार पढ़ने की शैली के कारण पहचानते हैं, यानी रेडियो के ऊपर जो एंकरी कर रहा है हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसके बारे में पहचान बना लेते हैं। और उसके बाद है कि व्यक्तिगत रूप से हम किसी को नहीं जानते, जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो तब हम उसके बारे में जानते हैं। समाचार पढ़ने की शैली, अब कितनी बार एंकर बहुत अच्छा बोलते हैं, ये कितनी बार एंकर ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, उनका ध्यान पब्लिक की ओर नहीं होता, नहीं पब्लिक को वो आकर्षित कर सकते। तो जो एंकरी करने वाला होता है वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। टेलीविज़न पर समाचार या अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले के रूप में हम उसको पहचानते हैं, जबकि संचार में संचारक, संदेश भेजने वाला व प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त करने वाला एक दूसरे को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। जनसंचार औपचारिक संगठन के द्वारा चलाया जाता है। आपको पता है
आप लेटर दो तरह से लिखते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक वो होते हैं जो कार्यालयी होते हैं, जिनके ऊपर विशेष दबाव होता है, प्रभावित होता है। कोई समाचार पत्र या रेडियो स्टेशन अथवा टीवी चैनल किसी विशेष संगठन के द्वारा ही चलाया या प्रसारित किया जाता है। जनसंचार माध्यमों में बहुत से द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल किसको कहते हैं? जो दरवाजे पर पहरा देते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। यथा किसी समाचार पत्र में संपादक व सह संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि यह निश्चित करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस रूप में छपेगा। इसी प्रकार टीवी व रेडियो पर भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। अब आप क्लास में पूरा वर्ष पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर जो आपके टीचर होते हैं या जो स्कूल के अंदर एक टीम गठित की जाती है, तो वो आपके प्रश्न पेपर का जो प्रारूप है वो तैयार करते हैं और वही ये निर्धारित करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन डालने हैं और किस टाइप के डालने हैं, उनकी अंक सीमा कितनी है या उनकी समय सीमा कितनी है। इस प्रकार द्वारपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों और आचार संहिता के नियमों के अनुसार ही सामग्री निर्धारित करें, उसके प्रसारण या प्रकाशन की अनुमति दें। उपयुक्त जितना मैंने आपको बताया, इससे विवेचन से जनसंचार एवं संचार का अंतर स्पष्ट हो जाता है कि संचार की सीमा सीमित है और जनसंचार की सीमा व्याप्त है। अभी मैं उसके बारे में आपको आगे बताती हूँ। जनसंचार का उत्तरदायित्व भी बड़ा और गंभीर होता है। आज के युग में जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आज के युग में हम इस जीवन के अंदर जनसंचार इस प्रकार से हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम आए दिन सुबह एक समाचार पत्र की प्रतीक्षा करने लगते हैं कि कब समाचार पत्र आएगा, कब हमें देश विदेश के कोने में घटित घटनाएं, सूचनाएं हमको मिलेगी और हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब समाचार जो हैं, समाचार इकट्ठे करने के लिए अब देखिए सबसे पहले यहाँ आता है, मैंने आपको बता दिया कि जो जनसंचार जो संचार होता है वो 4 प्रकार से लेखन का कार्य करता है। नंबर 1 समाचार पत्र और पत्रिकाएं, नंबर 2 टेलीविज़न, नंबर 3 रेडियो, नंबर 4 इंटरनेट। आज के जो समाचार लेखन होते हैं वो इन 4 प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। अब समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की जो खबरें होती हैं वो इकट्ठी होती है। जो रिपोर्टर होते हैं वो हर क्षेत्र से, हर जगह से अपनी खबरें इकट्ठी करके लाते हैं, जो उस कार्य को संवाददाता करते हैं, यानी कि हम उन्हें संवाददाता कहते हैं। वे समाज के हर क्षेत्र से जब खबरें लेकर के आते हैं, जब रिपोर्ट करके लाते हैं, तो लाकर के वो संपादक के पास छोड़ देते हैं। उसके बाद संपादक उन खबरों को काट छाट कर संपादित करता है, उसके समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए वो प्रेस में चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें नित्य नए दिन, हर रोज अनेक प्रकार के समाचार पत्रों के द्वारा पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद है पत्र और पत्रिकाएं। कितने प्रकार के पत्र आते हैं? आपने देखा कोई कार्यालय को पत्र आ गया, कभी कोई किसी क्षेत्र से पत्र आ गया, कोई शिकायत होती है या नहीं होती है, वो पत्रों के द्वारा भी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है। फिर आती है पत्रिकाएं कि पत्रिकाएं क्या हैं। पत्रिकाओं के अंदर भी विशेष प्रकार की सूचनाएं आती हैं। आप कहने का मतलब ये है मेरा कि पत्रिकाएं जो होती हैं वो नित्य नए दिन की या प्रत्येक दिन की खबरों को प्रसारित नहीं करती। वो चारों तरफ से जो अच्छी खबरें होती हैं उनको लेकर के इकट्ठा कर लेते हैं और फिर पत्रिकाओं में समय के अनुसार निकालते हैं। जैसे पत्रिका 1 सप्ताह के बाद भी आती है, या फिर वो 2 सप्ताह पाक्षिक के बाद आती है, या फिर 1 महीने में आती है जिसको हम 1 मास बोलते हैं,
6 मास होती है, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक होती है। हर क्षेत्र में अनेक प्रकार की पत्रिकाएं निकलती है, चाहे वो देश हो या विदेश हो। कितनी पत्रिकाओं के नाम, इंडिया टुडे है, मनोरमा है, या फिर ग्रह शोभा है, आदि आदि। तो इस प्रकार वो पत्रिकाओं में खबरें आती हैं। पत्रिकाओं में कौन सी खबर विशेष आती हैं? आपकी कोई लघु कथा है, लघु कहानी है, लघु कोई नाटक है, या कोई प्रेरणादायक कहानियाँ होती हैं, आपकी कविताएं होती हैं, या फिर किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है, चाहे वो हमारे देश से हो या विदेश से हो। अनेक प्रकार की ऐसी पत्रिकाएं आती हैं जो उनके अंदर विशेष भावों को ही जगह दी जाती है। उसके बाद आता है टेलीविज़न। बच्चों, टेलीविज़न आप हर रोज़ देखते हैं। टेलीविज़न के ऊपर न जाने कितने चैनल होते हैं। हर चैनल अपने चाहे थोड़े से टाइम के लिए अपनी खबरें प्रस्तुत करता है। तो टेलीविज़न के ऊपर जो खबरें या समाचार दिए जाते हैं, टेलीविज़न एक ऐसा साधन है जो श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। यानी कि दृश्य, हम उसके ऊपर दृश्य देख सकते हैं और हम उसकी जो एंकरी करता है उसकी बातें हम सुन सकते हैं। किसी दूर दराज के क्षेत्र में कोई घटना घट जाती है, वो टेलीविज़न के ऊपर वहाँ की उसकी आपको वीडियो दिखाई जाती है, चित्र दिखाए जाते हैं। घटना किस प्रकार से घटी है, घटना का कारण क्या था, उसको करने वाला कौन था, अंजाम क्या हुआ उसका। तो इस प्रकार के आप वहाँ दृश्य देख सकते हैं। लेकिन उन घटनाओं को चित्रित करने के बाद जो एंकर होता है उसके बारे में आपको बताता है। आप उन दोनों तरह से उसको सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और विशेष आपको जानकारी भी होती है कि उस क्षेत्र के अंदर एक घटना हो गई, किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, वो किसने किया, किन कारणों से किया, कैसे हुआ, ये सब कुछ आप टेलीविज़न के ऊपर देख सकते हैं। तीसरा नंबर है बच्चों रेडियो। अब रेडियो आपने देखा, वैसे आजकल रेडियो का ज़माना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पुराने हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कभी चौपाल पर बैठते थे, घर के बाहर बने चबूतरे होते थे उन पर बैठते थे, या कहीं खेत खलियान में होते थे, वहाँ पर रेडियो रख लिया जाता था और उसके अंदर जैसे कमेंट्री वगैरह होती है, इसमें खेल जगत के अंदर, या फिर कोई समाचार होते हैं, तो वो सारे उसे सुन कर के अपना मनोरंजन करते थे। रेडियो एक ऐसा साधन है जिसकी बातों को आप सुन सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, और इन्हें आप चैनल बदलकर या इसको पीछे हटा करके नहीं देख सकते। केवल रेडियो एक सुनने का साधन है। अब रेडियो के ऊपर प्रसारित होने वाली खबर, समाचार, नाटक या अदर जो भी कुछ हो, उसकी एक समय सीमा होती है। जितनी उसकी लिमिट है, जितना उसका सीमित दायरा है, या वो 15 मिनट का है, 20 मिनट का या आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। वो अपनी लिमिट के अनुसार ही अपने जो प्रोग्राम है उनको प्रस्तुत करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेट। बच्चों, आप जानते ही हैं आजकल इंटरनेट का ज़माना है। मेक इन इंडिया के हिसाब से इंटरनेट इतना फास्ट चल रहा है कि कोई भी कार्य ले लीजिए, जो घंटों का काम था वो मिनटों में होता है, या मिनटों का काम एक स्विच दबाते ही आपका संदेश बहुत दूर तक चला जाता है। इंटरनेट हमें इसलिए फास्ट लगता है, जिस कार्य को करने के पास हमारे पास समय नहीं है, या इतना हमारे पास जो खर्च है वो इतना आने जाने में नहीं कर सकते, हम केवल हेलो शब्द कहने से ही उधर के सारे हालात जान लेते। इंटरनेट के ऊपर आपका ऑफिशियल कोई वर्क है, अब आप वीडियो ही ले लीजिए, स्कूल से आपको वीडियो भेजी जाती है, वो वीडियो आप घर में बैठ कर के पढ़ रहे हैं, आपको पाठ्यक्रम के बारे में सब कुछ पता लग रहा है, पता है टीचर हमें पढ़ा रहा है, कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, क्या उसके अंदर हमें पढ़ाया, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इंटरनेट इतना फास्ट है, इंटरनेट के भी कई हैं। अपनी खबर को आप इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या व्हाट्सएप से या फिर ट्वीट से, आप ट्वीट करने के बाद जो सरकार तक भी आपकी बात 1 महीने तक नहीं पहुंचती, वो ट्वीट करने से 1 सेकंड में वहां पहुंच जाती है और उसका तुरंत रिप्लाई होता है। बच्चों, आज की वीडियो में जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको इतना बताया, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जिस तरह से समझाया आपकी पुस्तक के अंदर है, अभिव्यक्ति और माध्यम के अंदर पहला ही लेसन है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको समझिए। ये काम जो मैंने आपको पढ़ाया, तो इसमें क्या करेंगे आप कि आप इसको पॉइंट टू पॉइंट आप
अपनी पुस्तक में से एक एक पॉइंट याद कीजिए। बच्चों आपकी +2 क्लास है, +2 क्लास है, तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि इन पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप ये सोच करके चलेंगे जो हमारा ये समय है, आने वाले समय में हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। सभी टीचर आपके साथ हैं, पूरी मैनेजमेंट आपके साथ है, और मुझे आशा है कि भविष्य में आप टीचर की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। जितना मैंने आपको ये करवाया आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, और जैसे ही भगवान की दया हो जाए, स्कूल लगे, ये आपका होमवर्क मैं आते ही क्लास में चेक करूँगी। ओके, धन्यवाद।